हुमाम बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये समझा दें, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या इसकी जोग्राफियाई अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? स्ट्रैटेजिक स्पेस है जी, बिटवीन यूएस एंड यूरोप। और स्ट्रैटेजिकली जिस तरह चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और उसको काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजिक स्पेसेस चाहिए, अमेरिका समझता है उसके पास होनी चाहिए, उसमें से एक है। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का एटीट्यूड है या ट्रम्पिज्म है। अगर मैं आपको इनकी प्रेसिडेंसी की शुरुआत की तरफ ले जाऊं तो ये कनाडा पे भी कब्जा करना चाहते थे। और उस जमाने में भी उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा शुड बिकम द 52nd स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो एक जिसको अब इस वक्त एक नाम दे दिया गया है, विच इज कॉल्ड ट्रम्प इंपीरियलिज्म। तो उनकी दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहले वो पैसा फेंकते हैं, फिर वो टैरिफ की जी लाते हैं, और उसके बाद फिर वो ताकत का बरमला इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीनलैंड के हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि हम आपके साथ एक डील भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि डील उस वक्त होती है जब सामना जो आपके हरीफ बैठा उसके पास कोई चॉइस हो। जिस तरह ट्रम्प इस वक्त चल रहे हैं, सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है कुजा उसके कि वो या तो सकम कर दे अंडर अमेरिकन प्रेशर या अमेरिकन माइट को काउंटर करे। और ये ग्रीनलैंड की सूरत हाल तो आप समझिए इतनी मखदूश है कि ये यूरोप इन्वॉल्व है। यानी जो नेटो का फाइनेंसर था आज वो नेटो के मद्दे मुकाबिल खड़ा है। और इसके हवाले से भी आपको इशारे मिल रहे थे पिछले 4-5-6 महीनों से, क्योंकि यूरोप में ये चपखलिश, ये स्केप्टिसिज्म मौजूद था, जहां उन्हें लगता था कि यूएस अब उस तौर उनके लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए मौजूद नहीं है। तो यूके ने अपनी अफवाज और अस्करी ताकत स्ट्रेंथन करने की बात की, जर्मनी ने स्ट्रेंथन करने की बात की, और ओवरऑल नेटो को तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके थे कि मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। तो हम एक बड़ी मुश्किल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और उससे भी जो खतरनाक इंडिकेटर है जिसका इशारा इजराइल की तरफ से आया, क्योंकि जितने इजराइल के मकबूल टीवी चैनल्स हैं और मैगजीन्स हैं या में जो मकाले आते हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है वेनेजुएला के साथ एग्जैक्टली यही करना चाहिए ईरान के साथ। और समझा जा रहा है कि ईरान जो है इस वक्त लाइन ऑफ फायर में आ सकता है। तो अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर बाय डिफॉल्ट सफबंदियां, और ये सफबंदियां फिर शुरुआत होगी तीसरी जंग अजीम की। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के पैराडाइम्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीक़ेकार 40 साल से दुनिया में अपनाए हुए थे, वो एक झटके में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म कर दिया। और यही सूरत हाल उनके मुल्क के अंदर भी है। उनके मुल्क के अंदर भी आप इस वक्त देखिए ना कि वो न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनके साथ एक बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन में है। वहां इमिग्रेशन पे छापे पड़े, एक लड़की को मार दिया, और न्यूयॉर्क के मेयर का और अमेरिकन प्रेसिडेंट का या उनके ऑफिस का बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है उसके हवाले से। तो जिस अमेरिका से मैं इससे बात खत्म करूंगी, आप सवाल जरूर पूछिए, जिस अमेरिका से मैं और आप आजकल डील कर रहे हैं या दुनिया डील कर रही है, ये अनहर्ड ऑफ था। ये बिल्कुल एक नया अमेरिका है, ये ट्रम्प का अमेरिका है, ये इंपीरियलिस्ट है, और ये हर कदगन से आजाद है। राइट, व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट? ये ट्रम्प का अपना या ज़ाती फैसला, या फिर ये पूरे सिस्टम की अप्रोच जो है ना वो चेंज हो गई है ट्रम्प के इन डिसीजंस के बाद? हमें इसका से समझना चाहिए, क्योंकि एक सॉवरन स्टेट के ऊपर, ठीक है वेनेजुएला के अंदर जो भी मामलात हैं उनकी आवाम अपने सदर से खुश नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरी कंट्री को ये इख्तियार कैसे हासिल हो जाए कि वो एक मुल्क के सदर को, उनकी अहलिया को दिन दिहाड़े अगवा कर ले, एंड देन उनके ऊपर बात की जाए कि भाई हम इनके ऑयल के रिजर्व्स को देखेंगे। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर जिस तरह से अब उन्होंने थ्रेटन करने पर आ गया। ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच जो है ट्रम्प की, उनकी अपनी है या पूरा सिस्टम इस तरह से सोच रहा है इस वक्त अमेरिका का? मेरा ख्याल है कि ये नेकेड इंपीरियलिज्म है और एक वॉर मशीनरी है अमेरिका में, जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो थ्राइव करती है कॉन्फ्लिक्ट पे। अमेरिकी मईशत की बका जुड़ी हुई है कि कहीं तनाज़े होते रहे।
तो इन सम वेज अमेरिकन डीप स्टेट वहां शायद उन्हें किसी तौर सपोर्ट करती है। अभी एक पोल आया है जिसमें कहा गया है कि 66% रिपब्लिकन्स इन्हें इस पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी पोस्ट आप देखते हैं जो कहते हैं कि ये ट्रंप का अमेरिका है, ये हमारा अमेरिका नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जो वेनेजुएला में हुआ उस हवाले से जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी है वहां से कोई खास आवाज नहीं उठी। जब इजराइल में अमेरिका पुष्पनाही करता था तो यूनिवर्सिटीज से आवाजें उठी थी और फिर उन यूनिवर्सिटीज को सजाएं भी दी गई थी, प्रेसिडेंट्स ने रिजाइन किया था, फंडिंग्स रोकी गई थी, इस तरह की चीजें की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। वेनेजुएला में तो कोई सवाल ही नहीं उठा है कि ये अमेरिका ने क्या किया है। तो आई लार्जली थिंक कि जो 2026 है उसमें कि हम बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और अमेरिका ये हमेशा से करता था लेकिन थोड़ा था। आप समझिए वो पर्दा बिल्कुल चाक हो गया। आज से पहले भी अमेरिका ने कोई 20-22 रिजीम चेंज किए हैं, लेकिन अब वो रिजीम चेंज नहीं कर रहा, वो फोर्सफुली एक प्रेसिडेंट को, उसकी बीवी को उसके मुल्क से उठाकर अपने कोर्ट में ट्राई कर रहा है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी टू से कॉल नहीं हुई है, चाइना ने मजम्मत की है। और इसमें आप देखिए कि अमेरिका इस वक्त जो है वो इन सम वेज फ्रस्ट्रेटेड भी है और डेस्परेट भी है, क्योंकि वो जो अपना यूनिपोलर स्टेटस है ना कि मैं एक दुनिया की वाहिद बड़ी ताकत हूँ, वो उसको बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल सही है। और वो हर उस मुल्क को काउंटर करना चाहता है जो इसके राह में खड़ा हो, और उसमें सर-ए-फहरिस्त चाइना है और फिर रशिया है और फिर ईरान है। तो आपको नजर आता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तौर भी जो यूनिपोलैरिटी की गद्दी है वो अमेरिका के नीचे से खिसक ना जाए, क्योंकि अब कहा जाने लगा था कि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो अमेरिका शायद आखिरी कोशिश कर रहा है कि मल्टीपोलैरिटी स्टैब्लिश ना हो और ये यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहे। टाइमिंग उसने इस तरह देखी है कि रशिया ऑलरेडी एक जंग में मुलव्वस है, और देखिए इससे किस तरह का ट्रेंड चला। अच्छा, आपने कहा कि डेस्परेशन भी नजर आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी अमेरिका की तरफ से नजर आ रही है, और इस डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन में क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क की तरफ से कह दिया गया है कि शायद नेटो का जो इत्तेहाद है वो टूट सकता है, अगर ऐसा हो जाता है फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, सिर्फ नेटो का तो इत्तेहाद टूटेगा तो उसका मतलब है कि यूरोप ऑलरेडी जो इतनी मुश्किल में मजीद बिखर जाएगा। यूरोप तो अभी अपने आप को संभाल रहा है रशिया के अटैक से, यूक्रेन के ऊपर जो हो रहा है वो भी नेटो पे अटैक था, वो भी यूरोप पे अटैक था, उससे भी रेफ्यूजी इन्फ्लक्सेस हो रहे हैं यूरोप के अंदर, उससे यूरोप ने रिकवर नहीं किया है। अमेरिका ने वहां भी अपना हाथ उनके ऊपर से हटाया, और अब समझिए कि अमेरिका और प्यूटिन एक ही सफ में खड़े हो गए। प्यूटिन ने यूक्रेन पे हमला किया है और ट्रम्प कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे जरूरत है ग्रीनलैंड की, मैं उसका हसूल गलत नहीं समझता और किसी भी तरह उसको हासिल करूंगा। सॉरी टू कट यू हियर, आपने शुरू में ट्रम्प के लिए एक वो टर्म यूज की थी, एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें कहा जा रहा था कि ट्रम्प ने जो उनकी पॉलिसी है खारजा पॉलिसी अमेरिका की, उसको प्यूटनाइज कर दिया, प्यूटनाइजेशन ऑफ द खारजा पॉलिसी, ये हो रहा है इस वक्त। दिस इज सो जो कल के रॉन्ग्स थे, ट्रम्प ने आज उनको ट्रम्प राइट कर दिया है। इट्स नॉट द अमेरिकन राइट, इट्स द ट्रम्प राइट। तो जिसके लिए वो प्यूटिन के साथ बातचीत करना चाह रहे थे, आज वो खुद करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ना कि यूरोप में तो इस वक्त स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है कि जो मुल्क हमारे साथ खड़ा था, जो नेटो का फाइनेंसर था, आज वो तकरीबन जो है वो अटैकर के फेज में चला गया है। और ये भी बात बिल्कुल दुनिया के सामने वाजे हो रही है दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है। यानी अगर आप अपनी दिफा के काबिल हैं तो आपकी इस दुनिया में बका है, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और हमने देखा कि इंडिया ने मई में ये कोशिश की थी, और जब इंडिया से को पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे किए तो अमेरिका ने भी अपनी समझिए पिवट की अपनी अलायंस इंडिया के साथ, लेकिन वो तो समझिए